लालू में एक दम था। वो विचार से, नियत से डेमोक्रेट है। उसके मन में ईर्ष्या का भाव नहीं रहता है। वह ईर्ष्यालु नहीं है, दमन नहीं करता है। और नीतीश दमनकारी है। आपके अनुसार राक्षस कौन है? नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का वंशज, इनके अनुयायी जो है वह राक्षस कुल है। जो तड़िकवा इनके आराध्य देव हैं, राम के सौदागर हैं। ये तो आप रामचरितमानस पढ़िए। दीनदयाल उपाध्याय वाली भाजपा नहीं है, अटल बिहारी वाजपेयी वाली भाजपा नहीं है। आडवाणी देखिए कहाँ है। आप तो बक्सर में गीत गाते हैं कि मातु पिता जब घर में हो तब देव के पूजन का होई। आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लोग क्या गा रहे हैं भाजपाई लोग? चौथापन बाप काड़ल जाऊं, 10 ईसु 10 25 एक अश्वनी से तो सामत है, प्रदीप तो 25 है। तो एनडीए को कौन सा लाभ मिलेगा? और यहाँ एनडीए है कहाँ? यहाँ तो कभी जात चलता है, कभी धर्म चलता है। यहाँ ना एनडीए है ना यूपीए है। यहाँ तो राक्षसी संस्कृति है या देव संस्कृति है। तो देव संस्कृति के जगतानंद हारते हैं और तड़िकवा वंशज अश्वनी चौबे चुनाव जीत जाते हैं। यही यहाँ चलता है। कोरोना के संकट में यदि चुनाव आयोग यदि चुनाव कराता है तो संविधान के साथ ही अवमानना नहीं होगा, मानवता के साथ दमन होगा। और नीतीश कुमार जैसा व्यक्ति इस कोरोना के नाम पर खरबों का लूट किया, खरबों का गमन किया। न शराबबंदी किया गया है, न शराबबंदी है। आप उस दिन का बात याद कीजिए जब नीतीश कुमार शराबबंदी कानून बना रहा था, तो मुझे एक शराब वाला ने बताया कि चुनाव के लिए नीतीश कुमार ने 500 करोड़ रुपया मांगा था शराबी कारोबारियों से। ये लोग 200 करोड़ रुपया देने पर तैयार थे, 500 करोड़ रुपया नहीं दिया। इससे क्रोधित होकर के नीतीश कुमार शराबबंदी कानून का नाटक किया। नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं बक्सर ऑनलाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ गुलशन सिंह। आज हमारे साथ राजनीतिक चर्चा करने के लिए जुड़ चुके हैं जेपी आंदोलन के समय के पुराने सिपाही, आंदोलनकारी नेता मिथिलेश सिंह। तो आइए इनसे हम लोग बिहार के वर्तमान राजनीति परिदृश्य पर चर्चा करेंगे और इनसे जानेंगे कि आखिर अभी जो माहौल चल रहा है कोरोना का, इसमें राजनीति किस तरह का बिहार में राजनीति चल रहा है और क्या कुछ कहते हैं। आइए इनसे जानेंगे। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। आप जो चर्चा करना चाहते हैं कि आज के बिहार के राजनीतिक परिवेश में तो हर कोई अपना विचार अपने पूर्वजों के सुकृतियों के आधार पर, पुराने इतिहास के आधार पर ही देता है। विस्तार में नहीं जाएंगे, परंतु आज के राजनीतिक परिवेश में कहा जाएगा, जो आज प्रमाणित हो रहा है, जो सत्य को छिपाया नहीं जा सकता है, कि आज हिंदुस्तान का सबसे पिछड़ा हुआ, सबसे दुखी, सबसे अपराधयुक्त यदि कोई राज्य है तो वह है बिहार। जहाँ रग रग पर भ्रष्टाचार, रग रग पर घोटाला और गमन, और ये कहा जाए कि यहाँ जनहितकारी कोई व्यवस्था नहीं है, कोई सरकार नहीं है। तो और जो बचा कुचा था उसको हमारे मित्र नीतीश कुमार जी ने 15 साल में जिस गड्ढा में ढकेला, 5000 बरस का इतिहास जब पढ़िएगा बहारों का क्षेत्र बिहार का, तो दुनिया के किसी भी इतिहास में इतना गलीज व्यवस्था कहीं आपको नहीं मिलेगा जो वर्तमान परिवेश में बिहार को मिल रहा है। आपसे एक राय जानना चाहेंगे कि एक तरफ जहां कोरोना महामारी से पूरा देश तंग है, ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव कराना कितना उचित है? आप जाने, लोकतंत्र में चुनाव निश्चित होना चाहिए, परंतु क्या मतदाता के लाश पर? और संविधान में किस प्रावधान के तहत, किस परिस्थिति में राष्ट्रपति शासन लागू करने की बात कही गई है? यह संवैधानिक बात है। तो नीतीश कुमार जैसी सरकार और चुनाव आयोग पता नहीं क्या सोच रहा है, हम नहीं जानते हैं। कभी आपने दुखद समाचार आप लोग सुन चुके होंगे कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी गुजर गए, कारण कोरोना।
और सबसे बड़ी लज्जाजनक बात यह है कि आप व्यवस्था को समझिए कि भारत का गृह मंत्री अमित शाह, मैं तो उनको गृह मंत्री नहीं कहता हूं, मैं उनको लाठी मंत्री कहता हूं। उनको मैं अहिरावण का पुनरावतार मानता हूं। और उनकी व्यवस्था कैसी कि उनका इलाज एम्स में नहीं होता है, जो सरकारी अस्पताल है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में नहीं होता है, जयप्रकाश नारायण का अस्पताल दिल्ली में नहीं होता है। कई अस्पताल दिल्ली में सरकार के द्वारा संचालित हैं, बड़े बड़े अस्पताल, वहाँ इलाज नहीं होता है। उनका इलाज कहाँ हो रहा है? देश का लुटेरा मेदांता में। इसका क्या प्रमाण है कि सरकारी व्यवस्था जो अस्पतालों की है वह देश में वह ध्वस्त है। आज प्रतिदिन आपको सुनने को मिल रहा है पीएमसीएच में लोग मर रहे हैं, पटना के एम्स में लोग मर रहे हैं, एनएमसीएच में लोग मर रहे हैं, आईजीएमएस में लोग मर रहे हैं, कहीं कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इस कोरोना के संकट में यदि चुनाव आयोग यदि चुनाव कराता है तो संविधान के साथ ही अवमानना नहीं होगा, मानवता के साथ दमन होगा। और नीतीश कुमार जैसा व्यक्ति इस कोरोना के नाम पर खरबों का लूट किया, खरबों का गमन किया। और नीतीश कुमार के राज्य में एक ऐसा जिला नहीं है, एक ऐसा प्रखंड नहीं है, एक ऐसा थाना नहीं है जहां संविधान के प्रति निष्ठा रखने वाले लोग, ईमानदार लोग कहीं पदस्थापित हों। सारे लोग नीतीश और आरपी सिन्हा स्टाइल के लोग हैं, जबरन चुनाव करा लेगा, इसी ललक में नीतीश कुमार जी लगे हैं। तो जो हितकारी लोग होंगे उसके खिलाफ अब आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। चुनाव आयोग माननीय है, उसके खिलाफ आंदोलन नहीं होता है, परंतु जब आग लगेगा घर में तो हम अपने भौवा का साड़ी भी हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे, जान बचाने के लिए उस धर्म का भी परित्याग करेंगे। तो जनता बिहार की चुनाव आयोग के खिलाफ भी आंदोलित हो जाएगी, तब एक नया संकट खड़ा हो जाएगा। इसलिए मैं तो आप लोग के माध्यम से चुनाव आयोग से निवेदन करूंगा, ऐसे मैंने प्रधानमंत्री को जो पत्र लिखा हुआ चुनाव आयोग में भेजा हूं, कि प्रधानमंत्री यदि ईमानदार होता तो आज से 3 साल पहले से नीतीश कुमार जैसा जल्लाद मुख्यमंत्री जेल के हवाले में होता। और हमको प्रधानमंत्री जी ने कहा भी था, जब प्रधानमंत्री जिस समय मिला था, मेरी उनकी मुलाकात है, बात है, उस समय जब रमेश डोंगरे का सब परिवार हत्या का जब प्रकरण पढ़े थे नरेंद्र मोदी, तो नीतीश को स्वयं ने प्रधानमंत्री जल्लाद कहा था और कहा था गिरफ्तार करेंगे। तो उनको गिरफ्तार तो नहीं किया, जगदीश सिंह खेहर जैसे भ्रष्ट जज के माध्यम से हमारे ऊपर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगवा दिया। मैं जुर्माना भी दिया, परंतु अब खतरा ये पैदा हो रहा है कि पॉलिटिकल पार्टी नहीं, अब तो देश में कोई पॉलिटिकल पार्टी है ही नहीं मेरे निगाह में, परंतु जनता आंदोलित हो जाएगी चुनाव आयोग के खिलाफ, तो वह नया संवैधानिक संकट खड़ा हो जाएगा। इसलिए मैं चुनाव आयोग से निवेदन करूंगा कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लगने दो, चुनाव को तब तक टालो जब तक कि कोरोना का संक्रमण समाप्त नहीं हो जाता है। यह न्याय हितकारी होगा। अब आपसे एक और सवाल, आप बक्सर के स्थानीय एक नेता हैं, यहीं के रहने वाले हैं, लेकिन आपका अधिक समय राजधानी पटना में व्यतीत होता है, लेकिन आप बक्सर के राजनीति से अपने आप को दूर नहीं रख पाते हैं। अक्सर देखा जाता है कि यहाँ के राजनीति में आपका हस्तक्षेप हमेशा रहता है। तो ऐसे में यहाँ के जो बक्सर के स्थानीय सांसद हैं अश्विनी कुमार चौबे, उनके कार्यकाल से आप कितने खुश हैं, और जो उनके द्वारा विकास कार्य किया गया है बक्सर में, उससे आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में जो एनडीए प्रत्याशी यहाँ से उतरेंगे मैदान में, उनको कितना लाभ मिलेगा आपके ख्याल से? अब रह गया कि आप जिस संस्कृति में आप और हम हैं उसका केंद्र बिंदु है बक्सर। तो भारतीय संस्कृति के अनुसार हम ये कह सकते हैं, और वह कहने में अभिमान हमको होता है, कि हमको कोई सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दे और मेरे सामने एक मुकदमा आवे कि मिथिलेश तुम जजमेंट दो जज की हैसियत से कि दुनिया की सबसे सुंदर नारी कौन है, तो ना मैं किसी विद्वान वकील का बहस सुनूंगा, ना कोई कानून का किताब पढ़ूंगा, सीधे जजमेंट लिख दूंगा कि दुनिया की सबसे सुंदर नारी मेरी माँ है। मेरी माँ से सुंदर कोई नहीं है, भले मेरी माँ काली कलूठी हो, मेरी माँ कुष्ठ रोग से ग्रसित हो, परंतु मेरे निगाह में मेरी माँ से सुंदर कोई नारी नहीं है। इसलिए इसको भारत को दुनिया में कई देश है जिसको मातृ प्रधान देश कहा गया। या ठीक है कि बक्सर में तड़िकवा का असर होता है, तड़िकवा राक्षसी से भी हम प्रभावित होते हैं, रामे से प्रभावित नहीं है, तड़िकवा से ही प्रभावित है। यदि तड़िकवा से हम प्रभावित नहीं होते तो बक्सर के लोग कम से कम भारतीय जनता पार्टी को नहीं अपनाते। भारतीय जनता पार्टी ने सीधे सर्टिफिकेट दिया है
कि बक्सर जैसे माता के कोख से चाहे और जो पैदा ले ले, बाकी लोकसभा विधानसभा में जाने लायक संतान पैदा नहीं होते हैं। इससे बड़ा अपमान बक्सर का क्या होगा कि कभी लालमुनि चौबे आते हैं, फिर कभी अश्वनी चौबे आते हैं। लालमुनि चौबे तो हमारे घर के थे, गलती हो गया। अश्वनी चौबे भागलपुर से मारी चाहता है, तो कभी छपरा से सुखदा पांडे आती हैं। मतलब कि बक्सर माता के कोख से विधानसभा और लोकसभा में जाने लायक लोग नहीं होते हैं। ये बक्सर की आज की महिमा है, तड़िकवा की महिमा। परंतु हम रामवंशियों के अनुसार अश्वनी चौबे जैसा नाकारा व्यक्ति, जैसे अभी आप देखे होंगे कि जगतानंद सिंह ने तपस्या करके केशवपुर में एक प्लांट बैठवाया आर्सेनिक बीमारी को समाप्त करने के लिए। हमारे यहाँ आज ये कहिए गंगा के किनारे पर खड़ा होकर के, हो गई राम तेरी गंगा मैली, पापियों के पाप धोते धोते। पहले दक्षिणी इलाका के लोग जब पेट से रोगी होते थे तो आ जाते थे रामोबरिया में, बलिहार में, मझरिया में, दुधारचक में, धुमरा के पूरा में, और गंगा के पानी पी के स्वस्थ हो जाते थे। आज हमने उस गंगा को इतना मैला कर दिया कि अब वह पानी ही जहरीला हो गया। तो जगतानंद सिंह ने जो तपस्या किया, 180 करोड़ का वह अश्वनी चौबे का बेटा घोट गया। ठेकेदारों से मिल करके, डिपार्टमेंट के अफसरों से मिल करके आज केशवपुर का वह प्लांट बांझ हो गया। और अश्वनी चौबे की योग्यता आप कहेंगे। एक बार हम लोग फुलवारी शरीफ जेल में बंद थे, रामानंद तिवारी हम लोग के नेता थे। ये लोग ठाकुर प्रसाद जी के, ये रविशंकर प्रसाद के पिताजी थे, रविशंकर प्रसाद, वो ठाकुर प्रसाद जी के नेतृत्व में लोग गिरफ्तार हुए थे। फुलवारी शरीफ जेल में एक इशू पर हमारे नेताओं ने अनशन कर दिया। अब हम लोग कैसे बैठते? तो अश्वनी चौबे बड़ा लंबा चौड़ा क्रांतिकारी भाषण दिया, सारे चूल्हा चौकी तोड़ दिया अश्वनी। और अभी 36 घंटा नहीं बीता था, अश्वनी कहाँ पकड़ा गया? उन दिनों सेफ्टी पैखाना नहीं था फुलवारी शरीफ जेल में। हम लोग गमछी बांधते थे नाक पर, तब शौचालय जाते थे। उतना दुर्गंधित पैखाना में चना और गुड़ चोरी चोरी खाते अश्वनी चौबे पकड़ा गया, जिस पर रामानंद तिवारी रोने लगे। वो तब विजय कुमार मित्रा की बुद्धिमानी कहिए कि अश्वनी की इस कुकर्म को जेल प्रशासन नहीं जाना, न तो सारे हम आंदोलनकारियों का प्रतिष्ठा बिगड़ जाता है। तो उतने काबिल आदमी का नाम है, उतने काबिल चरित्रवान व्यक्ति हैं हमारे अश्वनी जी चौबे। और बक्सर में कौन नहीं जानता है, कोई नहीं जानता है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो, कि कमीशन तहसीलने के लिए जिस सांसद ने अपने बेटा पतोहू को बसा दिया। कमीशन तहसीलने के अलावा कौन सा काम करता है अश्वनी चौबे? घोटाला और कमीशन, यही इसकी पहचान है। आज जो पटना में लोग जो डूब रहे हैं, उसमें मेरा पोस्ट आप कहीं पढ़े होंगे कि यह देन है 1985 का, जब अश्वनी 2005 का, जब ये अश्वनी चौबे बना था नगर विकास मंत्री, तब से पटना को डुबाने का काम शुरू किया। और आज अश्वनी चौबे का यदि संपत्ति की जांच हो, जिसको रोज कहते हैं नरेंद्र मोदी, हम चौकीदार हैं, देश के जागृत चौकीदार हैं। इनके कार्यकाल से यहाँ के एनडीए प्रत्याशी पर कितना असर पड़ेगा? अब रह गया कि यहाँ के एनडीए प्रत्याशी कौन आ रहा है? क्या प्रदीप दुबे आएंगे? उनको कौन सा लाभ मिलेगा? 10 10 25 एक अश्वनी से तो सहमत है, प्रदीप तो 25 है, तो एनडीए को कौन सा लाभ मिलेगा? और यहाँ एनडीए है कहाँ? यहाँ तो कभी जात चलता है, कभी धर्म चलता है। यहाँ ना एनडीए है ना यूपीए है। यहाँ तो राक्षसी संस्कृति है या देव संस्कृति है। तो देव संस्कृति के जगतानंद हारते हैं और तड़िकवा वंशज अश्वनी चौबे चुनाव जीत जाते हैं। यही यहाँ चलता है। सुखदा पांडे भी यहाँ चुनाव जीत जाती हैं। तो यहाँ एनडीए के नाम पर तो कहीं कुछ है नहीं ना, यूपीए के नाम पर कुछ है। हाँ, राक्षसी संस्कृति होगा, देव संस्कृति होगा, जाति होगा, धर्म होगा, बिरादरी होगा, पता नहीं क्या क्या होगा, उसी पर चुनाव जीतता है। और अब तो अमित शाह के नेतृत्व में और वो रुपया खर्च करके चुनाव जीतने हारने के लिए लोग आ रहे हैं। परंतु हमको यही उम्मीद है कि इस बार नरेंद्र मोदी का और अश्वनी चौबे के माया जाल से बक्सर विश्वामित्र भूमि जागृत होगा और फिर कहेगा बक्सर, गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु माने न निश्चर व्यापी। अब हम हरि को जिताएंगे, राक्षस को नहीं जिताएंगे। आपके अनुसार राक्षस कौन है? नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का वंशज, इनके अनुयायी जो है वह राक्षस कुल है, जो तड़िकवा इनके आराध्य देव हैं, राम के सौदागर हैं। ये तो आप रामचरितमानस पढ़िए,
आप पुराने भाजपाई नेता रहे हैं और भाजपा से विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं, फिर आपको भाजपा नेताओं से इतना नफरत क्यों? आप जानिए, जिस भाजपा को हमने बनाया था अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में, उन दिनों का सौभाग्य है कि बिहार से हम 4 ही आदमी राष्ट्रीय परिषद में थे। उसमें एक गुजर गए लालमणि चौबे, और नरेंद्र मोदी भी राष्ट्रीय परिषद के मेंबर थे। परिषद के बैठक में हम और नरेंद्र मोदी साथ बैठा करते थे। तो उन दिनों हमने क्या स्वीकार किया था बंबई के सम्मेलन में? एकात्म मानववाद के दृष्टा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की नैतिकता, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की शहादत और गांधीयन समाजवाद, ये हमने अपनाया था। आज नरेंद्र मोदी ने उस भाजपा को दहन कर दिया, उसकी हत्या कर दिया। अब जो भाजपा है वह दीनदयाल उपाध्याय वाली भाजपा नहीं है, अटल बिहारी वाजपेयी वाली भाजपा नहीं है। आडवाणी देखिए कहाँ है। आप तो बक्सर में गीत गाते हैं कि मातु पिता जब घर में हो तब देव के पूजन का होई। आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लोग क्या गा रहे हैं भाजपाई लोग? चौथापन बाप काड़ल जाऊं। अयोध्या के राम मंदिर के भूमि पूजन के नाटक में देख लीजिए, आंदोलन के पिता लाल कृष्ण आडवाणी गायब, मुरली मनोहर जोशी गायब, ऋतंभरा गायब, उमा भारती गायब। कौन आया? तो ये नया संस्कृति दिया नरेंद्र मोदी ने, चौथापन बाप काड़ल जाऊं। पिता लोग काड़ाएं और नहीं तो फिर नरेंद्र मोदी के शासन हटाएं। अपने बच्चों से सुख पाना है तो संस्कृति को मिटाना होगा। आज सत्ता की बात नहीं है, संस्कृति खतरे में पड़ रही है। यह राम का पूजन नहीं हो रहा है, राम की सौदागरी, जो मारीच और रावण मिलन का जब संदेश आप पढ़ेंगे रामचरितमानस में कि दशमुख गयऊ जहाँ मारीचा नाई माथ स्वार्थ रत नीचा, नवनी नीच कै अति दुखदाई, जिमी अंकुश धनी उरुग बिलाई, भयदायक खलके प्रिय बानी, जिमी अकाल के कुसुम भवानी। ये संकट आपके सामने खड़ा है। बक्सर के लोग विचार करेंगे और हमको लगता है कि बक्सर समय आने के बाद मात्र भारतवर्ष के लिए नहीं, दुनिया के लिए एक संदेश देता है। जेपी आंदोलन के समय आप और अश्वनी चौबे दोनों आदमी एक साथ जेल में थे, तो फिर अश्वनी चौबे साहब का इतना विरोध क्यों? इसीलिए कि जब जेल में मैंने इसका चरित्र देखा कि जहाँ सारे हमारे नेता, चाहे वो रामानंद तिवारी हों, ठाकुर प्रसाद हों, रामदेव महतो हों, और हम सभी लोग 600 कुछ हम लोग थे बंद जेल में, एक आदमी भी ऐसा घिनौना कार्य नहीं किया कि शौचालय में बैठ करके चना गुड़ चोरी चोरी खाएं। यह काम अश्वनी चौबे ने किया। तो जो 36 घंटा का उपवास नहीं कर सकता है वह देश बनाएगा, वह समाज बनाएगा, वह नेतृत्व करने के लायक होगा। और अब तो सारे लोग देख रहे हैं। तो और अश्वनी चौबे को तो मैंने कई पत्र लिखा कि तुम ज्ञान की अपनी परीक्षण दो, श्रीचंद मंदिर पर दूसरा कोई बहस नहीं। संसदीय कार्य में तो कभी नहीं रहा संसद में, असेंबली में, परंतु संसदीय ज्ञान पर तू मेरे साथ बहस करो श्रीचंद मंदिर पर, ताकि बक्सर की जनता सुने। और ज़्यादा नहीं, मैं कहा कि मेरे 6 प्रश्न का तुम उत्तर देना और तुम 1000 प्रश्न हमसे पूछना, हम जवाब देंगे। और मैं कहा ना कि इसको अंग्रेजी मैंने पढ़ाया था। आप कभी अश्वनी से मुलाकात हो तो पूछिएगा कि तुमको ट्रांसलेशन किसने पढ़ाया था। यह पढ़ तो रहा था बीए में, परंतु इसको जान लीजिए कि ग्रामर का, टेंस का भी ज्ञान इसको नहीं था। लगातार आप सरकार का विरोध करते रहे हैं, तो आपने अब तक समाज को क्या दिया है? मैंने समाज को दिया है साहस और गांधी का संदेश। कि गांधी ने क्या कहा था भितिहरवा माप जैसे पत्रकार से, कि सत्य को स्वीकार करना, सत्य को उजागर करना और सत्य पथ का पथिक होना ही राष्ट्रीयता और लोकतंत्र है। और यही पंडित दीनदयाल उपाध्याय भी अपने अंत्योदय के सिद्धांत में ही लिखते हैं। तो जनता ने तो हमको कोई अधिकार नहीं दिया। मैं तो एक सत्याग्रही हूँ। आप पता कीजिए कि बक्सर में जब मलाहों पर संकट आया, मैं क्या किया था। गोरखनाथ उपाध्याय ने मेरे ऊपर जानलेवा हमला क्यों किया था। अभी आप रामरेखा घाट से पुलिस चौकी तक चले जाइए, ये जो दुकानें बनी हैं आप लोग के जन्म के पहले,
यह झोपड़ी हुआ करता था। रामचरित्र महतो एसडीओ उन दिनों जिला नहीं था बक्सर। 4 दिन का समय ऐसा था कि अब गोली चलेगी, तब गोली चलेगी, मैं मारा जाऊंगा, नहीं मारा जाऊंगा। एक तरफ पुलिस प्रशासन, एक तरफ रामरेखा घाट के लोग, और 3 फीट का देह लेकर मैं नेतृत्व कर रहा था। अंत में मैं जीता, कलेक्टर आया, एग्रीमेंट हुआ, पक्का बिल्डिंग बना। और जब नावानगर का इलाका जब नक्सलवाद के अग्नि में जल रहा था, जिस पर नक्सलाइट राजेश ने मुझे गोली मारी थी, जाको राखो साइया मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। जब ईश्वर नहीं मारेगा तो तुम क्या मारोगे, कोई तक बाद में। तो मेरी हैसियत क्या है कि मैं समाज को दूंगा, महज कि मैं संदेशा दूं, इसके अलावा मैं क्या दे सकता हूं। परंतु अपराध के खिलाफ, असमानता के खिलाफ, बेविचार के खिलाफ, प्रशासनिक तांडव के खिलाफ मैं जवानी में भी मुखर था, आज भी मैं मुखर हूं। आपके ख्याल से बिहार में शराबबंदी कितना असरदार है, और क्या इस शराबबंदी का बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को लाभ मिलेगा? आप जानिए, न बिहार में सरकार की शराबबंदी करने का नियत था, न शराबबंदी किया गया है, न शराबबंदी है। आप उस दिन का बात याद कीजिए जब नीतीश कुमार शराबबंदी कानून बना रहा था, तो मुझे एक शराब वाला ने बताया कि चुनाव के लिए नीतीश कुमार ने 500 करोड़ रुपया मांगा था शराबी कारोबारियों से। ये लोग 200 करोड़ रुपया देने पर तैयार थे, 500 करोड़ रुपया नहीं दिया। इससे क्रोधित होकर के नीतीश कुमार शराबबंदी कानून का नाटक किया, महात्मा गांधी को चुना, महिलाओं को चुना, गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश उत्सव को चुना, शराबबंदी के खिलाफ कानून बनाया, और आरसीपी सिन्हा के माध्यम से तस्करों की एक जमात खड़ा किया। और आज आप बताइए किस जिला में कहीं शराबबंदी है क्या? जहां शराब खोजिए वहीं मिल रहा है। रामोबरिया में भी शराब मिल रहा है, मझरिया तो केंद्र बिंदु है हमारे मुखिया के नेतृत्व में। और यहाँ की प्रशासन की महिमा, कौन थाना प्रभारी है इस जिला का जो शराब नहीं बेचवा रहा? तो एक बक्सर जिला नहीं, पूरे बिहार की स्थिति है। हम अपने डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के निष्ठा पर संदेह नहीं करते हैं, इनके योग्यता पर भी संदेह नहीं किया जा सकता है, इनके नियत पर भी संदेह नहीं किया सकता है। परंतु मुख्यमंत्री का पद डीजीपी से बड़ा होता है। एक योग्य काबिल डीजीपी भी क्या चाह करके आरसीपी सिन्हा के नेतृत्व में चलने वाले तस्करों का ब्याह रोक पाएंगे क्या? सक्षम हैं क्या? ये ठीक है, वो अपने धर्म का पालन कर रहा है, तो कम से कम इतना तो डीजीपी ईमानदारी से स्वीकार करता है कि हमारा हर थानादार दारू बेचवा रहा है। यही बहुत बड़ी बात है। ये एक संदेशा है कि जहां मुखिया का, जो मुखिया है पुलिस डिपार्टमेंट का, वही कहता है तो कौन थानादार बचा? आप बताइए, क्या आपके सिमरी में, आपके ब्रह्मपुर में क्या विधायक के नेतृत्व में शराबखोरी नहीं हो रहा है क्या? शराब का व्यवसाय नहीं चल रहा है क्या? मैं तो नाम उजागर करता हूं। तो और आज शरबत आप यहां चाहिएगा, 5 मिनट में आपको दारू का बोतल आ जाएगा। तो वह पैसा सीधे नीतीश कुमार को जाता है, सीधे। चाहे वो थाना ले, डीएसपी ले, एसपी ले, कलेक्टर ले, उन लोग का एक सीमा है, और वह करोड़ों की संपदा आरसीपी सिन्हा के यहाँ संग्रहित होता है, और वह नीतीश कुमार का धन है। तो बिहार का राजस्व घटाया, अपना राजस्व बढ़ाया, और इससे, इसी संपत्ति से राजनीति को दूषित करता है। जब तक राजनीति दूषित नहीं होगा, जनता दूषित नहीं होगी, तो दुराचारी को सत्ता किसे मिलेगा? तो दुराचारी सत्ता स्थापित करने के लिए नीतीश कुमार ने एक नया दुराचारी संस्कृति दिया दारूबंदी के माध्यम से। यह दारू बंद करना न नियति था, न उसने किया है। इसलिए दारू के बल पर समाज को दूषित करके वह राज सत्ता पर रावण की तरफ बना रहना चाहता है। ये नीतीश कुमार का नियति है। इसका चुनाव पर कितना असर पड़ेगा? एक चीज जान लीजिए, समाज का स्थिति यह है कि
विश्वविख्यात एक विद्वान थे हमारे भाई निसार के तरह विद्वान है, तो लियो टॉल्स्टॉय। तो लियो टॉल्स्टॉय ने अपनी एक पुस्तक में लिखा है कि भावना जब प्रबल होता है तो विवेक कुंठित हो जाता है। भावना की प्रबलता, विवेक की कुंठा, चाहे व्यक्ति हो या समाज हो, उसको आत्महत्या की तरफ अग्रसर करता है। मनुष्य अपने हाथ से स्वयं अपने मुंह में जहर डालता है। आज समाज इसी स्थिति में है। न तो राजनीति में जातीयता का परचम फहरे, क्या मतलब, सांप्रदायिकता का परचम फहरे, क्या मतलब। और यहाँ तो यह भी देखा जाता है कि 500 रुपये का एक नोट और एक बोतल शराब में वोट बदल जाता है। ये क्या है? हम यह लेकर के अपने बेटा के लिए कब्र खोद रहे हैं, परंतु क्षणिक सुख पाने के लिए हम अपने बेटा का भविष्य भी बर्बाद करते हैं। आज समाज की स्थिति भावनात्मक ही है। और हम लोग क्या कहते हैं कि जातीयता भले ब्याह शादी में कर लो, खान पान में कर लो, मरण जीवन में कर लो, मगर जब राज सत्ता का चुनाव करना हो तो जातीयता का जहर मत पियो, सांप्रदायिकता के उन्माद से प्रभावित मत हो, अपराधियों के तांडव से प्रभावित न हो। अब जिसका यह देश है, क्या वो चुनाव लड़ सकता है? क्या साधारण गरीब किसान मजदूर कितना हो योग्य हो, कितना हो काबिल हो, निसार जैसा विद्वान भी असेंबली का चुनाव लड़ने की हिम्मत करेगा क्या? क्योंकि चुनाव लड़ने से पहले 1 करोड़ रुपया चाहिए, वो कौन देगा? जातीयता का ब्यार चलाने के लिए भी रुपया चाहिए, सांप्रदायिकता का उन्माद फैलाने के लिए रुपया चाहिए, बांटने के लिए भी रुपया चाहिए, दारू पिलाने के लिए भी रुपया चाहिए। तो फिर आम जनता का चुनाव कहाँ रह गया, जिसके लिए यह लोकतंत्र है? आज यह लोकतंत्र, यह भारतीय संविधान उसी के खिलाफ है, यह लोग उसके खिलाफ है। कल मुख्यमंत्री के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पथ निर्माण विभाग की 5024 करोड़ की लागत से बनने वाले 217 योजनाओं का शिलान्यास किया गया। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या यह विकास नहीं है? आप 15 साल का अध्ययन कीजिए। 15 साल पहले जिसको जंगल राज कहा जाता था, लालू राबड़ी का राज, उसको भी हम भी मानते हैं बहुत अच्छा राज नहीं था। हम मुंदी भी लालू के विरोध करते थे, परंतु आपका बुनियाद क्या है? हमारे इस रामू बरिया गांव में आप बैठे हैं, इसका बुनियाद क्या है? बिहार का खेती का उपज कितना बढ़ा 15 साल में? कभी आपने आकलन किया? आप पत्रकार लोग, क्या कारण है? जो कृषि मंत्री कह रहा, मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे हिसाब ज्यादा है, मगर प्रेम कुमार कृषि मंत्री ने ईमानदारी से यह स्वीकार किया कि विगत 15 वर्ष में कृषि का उपज हमारा 8% घटा है। 8% कृषि उपज घटना कोई साधारण बात नहीं है। सिंचाई का क्षेत्र, जिसके मंत्री हुआ करते थे जगदानंद सिंह, जब जगदानंद सिंह सिंचाई मंत्री थे तो बिहार का 6,33,000 हेक्टर सिंचाई परिक्षेत्र था। आज 4,82,000 पर क्यों सिमट गया? जो हमारा बुनियाद है, बिहार में खदान नहीं है, बिहार में जंगल भी बहुत नहीं है, परंतु बिहार में बुनियाद हमारा कृषि है। या कृषि घट गया, उपज घट गया, सिंचाई का क्षेत्र सिकुड़ गया। और अब आप जानिए कि जो रोड बना, जरा आप लोग आकलन कीजिए, अभी मुआयना आ रहा है भारत सरकार के जब से नितिन गडकरी हुए हैं, एक रोड बनाने में प्रति किलोमीटर का किस जगह पर कितना व्यय होता है? बिहार में कितना हुआ है? ओवर एस्टिमेट। जहां 10 करोड़ लगना चाहिए, वहां हमारे यहाँ 40 करोड़ से 80 करोड़ का एस्टिमेट बनता है, जिसको जीतन राम मांझी ने किसी जमाने में जब समझा तो क्या कहा? एस्टिमेट घोटाला। अब जितना ओवर ब्रिज बन रहा है, इसको विकास कहते हैं। और पटना में, मुजफ्फरपुर में, दरभंगा में, भागलपुर में जितना ओवर ब्रिज बना है, सबकी आयु 110 साल। परंतु मैं घोषणा किया हूं कि 50 साल के अंदर सब ध्वस्त होगा। और नियति कहाँ बुझाता है? एक भी ओवर ब्रिज, एक भी सड़क, बड़ी सड़क, उसका मूल कंट्रैक्टर कौन होता है? कोई बिहार का होता है क्या? कोई मद्रास का होता है, कोई बॉम्बे का होता है, कोई दिल्ली का होता है, कोई कहीं का होता है।
और पेटी कॉन्ट्रैक्ट वह देता है बिहार के लोगों का। तो बिहारी को तो कोई लाभ नहीं हुआ। वह कहाँ चला गया? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, वहीं के ठेकेदार आए तो मूल टेंडर तो वह लिया। वह अपना जो कमीशन फिक्स है वह नीतीश कुमार को देता गया। तो नीतीश कुमार का विकास किया कि विनाश किया? जरा ठंडे दिमाग से आप लोग सोचिए। दिखाई तो पड़ रहा है कि रोड बन रहा है, ओवर ब्रिज बन रहा है, परंतु लागत क्या है? और अब आप जीटी रोड को देख रहे हैं ना, जो नया मामला खड़ा हो रहा है, समय से पहले जीटी रोड भी टूट रहा है। व्हाट इज द रीजन? वह महिमा है राधाचरण सेठ का, हुलास पांडे का, आलोक सिंह का, कि ट्रक जितने हैं सब ओवरलोडिंग चल रहे हैं बालू का। तो उसका असर कहाँ पड़ रहा है? रोड पर। समय से पहले रोड टूट रहा है, रिपेयरिंग के नाम पर नया लूट हो रहा है। यह लूट का एक चक्र बनाया नीतीश संस्कृति यही है। नितिन गडकरी भी आज चिंतित है अपने जीटी रोड पर। अब चूंकि मैं दिल्ली जा नहीं रह पा रहा हूं कि नितिन गडकरी से मेरी बात हो, न तो आपराधिक मुकदमा यहाँ के मुख्यमंत्री पर होना चाहिए, और जितनी बड़ी बड़ी रोडें हैं वहाँ के अफसरों का, रेवेन्यू अफसर का या ट्रांसपोर्ट अफसर का और थाना पुलिस का जरा आए देख लीजिए तो ये कौन दे रहा है? ये रोड तोड़वा करके लोग प्राप्त कर रहे हैं। तो कौन सा विकास? ये विकास हो रहा है कि विनाश हो रहा है? ये कोई विकास है कि हम आज चहलकदमी करें और हमारे मरने के बाद हमारे बेटा को 2 दिन देखना पड़े? इसको विकास कहेंगे कि विनाश कहेंगे? कभी आप लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों के करीबी माने जाते रहे, ऐसा क्या हुआ जो आप नीतीश से नाखुश हो गए और राजद सुप्रीमो के करीब चले गए? कहीं ऐसा तो नहीं है कि लालू यादव के सह पर आप नीतीश कुमार का विरोध कर रहे हैं? आप जानिए, आप जिस दलान में मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, इस दलान में नीतीश कुमार भी आए हैं, लालू प्रसाद भी आए हैं, जब हम लोग झोलटंगवा हुआ करते थे। तो नीतीश यहाँ आधा दर्जन बार आया है, और लालू नीतीश से मेरे करीबी रिश्ते रहे हैं, चूँकि आंदोलन में वो साथ रहे हैं। लालू के साथ भी जेल में रहे हैं, नीतीश के साथ भी जेल में रहे हैं। परंतु हम ये लोग के शासन काल में इन लोग के विरोधी रहे हैं। लालू के कार्य से मैं संतुष्ट नहीं था, आप जानिए। परंतु लालू में एक दम था, वह विचार से, नियत से डेमोक्रेट है। उसके मन में ईर्ष्या का भाव नहीं रहता है, वह ईर्ष्यालु नहीं है, दमन नहीं करता है। और नीतीश दमनकारी है, इसलिए कि हमारे शास्त्रों में वर्णित है। आप पढ़िएगा अपने पौराणिक शास्त्रों को, तो कहा है हमारे शास्त्र में कि चोर को, डाकू को, लुटेरा को, हत्यारा को भी राज सत्ता दे दिया जाए तो संभव है कि वो सुधर जाए, मगर जिस व्यक्ति का अपने कर्म इंद्रिय पर नियंत्रण नहीं होगा, उसके हाथ में सत्ता चली जाए तो चरित्रहीन के हाथ पर सत्ता सही नहीं होता है, जनहितकारी नहीं हो सकता है। नीतीश कुमार, अब छिपी हुई बात नहीं है कि जो अपनी पत्नी को भी आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया। और आरा जेल की घटना तो मैं जानबूझकर नहीं उजागर करता हूँ कि मैं नीतीश कुमार को क्यों पीटा था। वो हम लोग के बहन थी एक आरती, जिसका कारण था। तो नीतीश कुमार दुनिया के बड़े चरित्रहीनों में से एक चरित्रहीन व्यक्ति है। अब तो बालिका मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में सीबीआई के सामने सब कुछ उजागर है कि कितनी लड़कियां को ब्रजेश नीतीश के स्वागत में भेजा करता था। नीतीश उसके घर, कोई मुख्यमंत्री अपने नज़दीकी के घर भोजन कर सकता है, मगर रात्रि विश्राम जब भी करेगा तो वह सर्किट हाउस में करेगा, परंतु मुख्यमंत्री ब्रजेश के घर पर रात्रि विश्राम करे। व्हाट इज द रीजन? जरा इस बात को समझिए। तो ब्रजेश के घर जब भी मुजफ्फरपुर का यात्रा हुआ है, आप निकाल करके देख लीजिए, मुजफ्फरपुर के सर्किट हाउस में कभी नीतीश नहीं ठहरा। वह जब भी मुजफ्फरपुर गया तब ब्रजेश ठाकुर के घर ठहरा। क्या लगता है इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में राजद अपना किला बचा सकेगी या फिर से नीतीश कुमार आएंगे? एक चीज़ है, राजद अपना किला बचाए कि ना बचाए इसके लिए राजद चिंता करे, परंतु बिहार के जन जन को जरूर विचार करना चाहिए कि अबले नसानी अबना नसनी हो, नीतीश मुक्त बिहार होना चाहिए। यदि अपनी सभ्यता, संस्कृति, मानवता की रक्षा के लिए, बिहार को सर्वनाश से बचाने के लिए नीतीश मुक्त बिहार, नीतीश मुक्त राजनीति आज की ऐतिहासिक आवश्यकता है।
अब राजद क्या करेगा नहीं करेगा, जनता क्या करेगी नहीं करेगी वो जाने, परंतु मेरा निवेदन यह है कि यदि बिहार को सर्वनाश से बचाना चाहते हो, राजनीति का शुद्धिकरण करना चाहते हो, तो बनाना होगा नीतीश मुक्त बिहार, नीतीश मुक्त राजनीति, ताकि नीतीश कुमार का एक ही स्थान बचता है, कब जितना दिन वो जिंदा रहे वह जेल में जिंदा रहे, बाहर नहीं उसको होना चाहिए। मेरा संदेश यह है बिहार की जनता से, अब जनता मालिक है जो करे। आप हमारे चैनल में आए, अपना समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई। जानकारी के लिए बता दें कि अभी जो हमारे साथ बैठे हैं एक व्यक्ति जिनका नाम है डॉक्टर निसार अहमद, जो कि रेल बचाओ देश बचाओ संघर्ष समिति के राष्ट्रीय संयोजक हैं और पूर्व पार्षद भी हैं। तो उनसे भी हम लोग कुछ बात कर लेते हैं और जानते हैं कि अभी सर आपसे जानना चाहेंगे कि अभी आप लोग कुछ आंदोलन वगैरह करने वाले हैं, किस चीज़ को लेकर? रेल के संबंध में ऐसे तो पूरे देश में हर सेक्टर में निजीकरण हो रहा है, लेकिन हम लोग श्री गणेश विश्वामित्र की धरती से हम लोग करने जा रहे हैं 25 अगस्त 20 को दिन मंगलवार 11 बजे से हमारा विशाल धरना होगा, एक दिवसीय। उसके संदर्भ में कि रेल निजीकरण जहां भारत सरकार कर रही है, बहुत सेक्टर में बहुत से स्टेशन अभी तक बेच चुके हैं, तो हमारा बस यही कहना है कि पूरे विश्व में रेल राष्ट्रीयकरण हो रहा है और ठीक उल्टा देश के अंदर में निजीकरण हो रहा है। इसके विरोध में बहुत से मुद्दाएं हैं, उसमें नौजवान छात्र वगैरह आम जनता को भी, आप कल ही टिकट लेने जाइएगा तो आपको कहेगा कि प्रीमियम का भाड़ा दो, अब 200-300 रुपये में आप दिल्ली जा रहे हैं, कल कहेगा 3000 में दिल्ली जाइएगा, पटना 50 रुपये में जा रहे हैं, कल कहेगा कि 500 रुपये में पटना। तो सब पर मतलब हर सेक्टर में, मतलब एक उदाहरण के तौर पर हमने बताया, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि इसमें तमाम भारत की जनता जो राष्ट्रीयता की भावनाएं जिनके अंदर में है, यह आपका धरोहर है, इस धरोहर को बचाने के लिए हम लोग ने संकल्प किया है और आदरणीय हमारे गार्जियन राष्ट्रीय मुख्य संरक्षक श्री मिथिलेश कुमार सिंह जी यहाँ बैठे हैं, इस बैनर तले इन्हीं के छत्र छाया में, इन्हीं के गार्जियनशिप में यह आंदोलन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और इसका श्री गणेश अब पूरे भारत में चरणबद्ध तरीके से चलाएंगे और यह संदेश देंगे कि नहीं, देश का हर चीज़ बिकने जा रहा है, लेकिन सबसे पहला हम लोग रेल से स्टार्ट कर रहे हैं और रेल को पहले बचाने के लिए हम लोगों को कुछ भी कुर्बानी देना पड़े तो हम लोग देंगे, क्योंकि मैं फ्रीडम फाइटर परिवार से आता हूँ। कितने दिनों तक आप लोग का ये आंदोलन चलने वाला है? ये अनलिमिटेड है, अब ये दिनों का ये नहीं रहा है। हम सरकार पर दबाव जरूर डालेंगे और हम क्या, देश की जनता इस सरकार पर दबाव डालेगी कि कम से कम ये अपनी जो निजीकरण का जो कंसेप्ट बैठा हुआ है इसको वापस लो। अडानी अंबानी या कुछ चंद घराने के लोगों के हाथ में आप बेचकर फिर हमारे देश को गुलाम करना चाहते हैं। इस गुलामी से बचाने के लिए, जिस तरह हमारे पूर्वजों ने गुलामी से बचाने के लिए हमारे दादा ने फ्रीडम फाइटर का रूप अख्तियार किया, मैं उन्हीं के वंशज हूँ। इसी गुलामी के लिए फिर दोबारा गुलाम ना हो देश, इसलिए हम लोग ये आंदोलन की शुरुआत किया है। जी, ये थे डॉक्टर निसार अहमद, रेल बचाओ देश बचाओ संघर्ष समिति के राष्ट्रीय संयोजक, जिनका कहना है कि ये लोग आंदोलन करने वाले हैं। रेलवे के प्राइवेटीकरण जो केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है उसके खिलाफ ये लोग देश भर में आंदोलन करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलेंगे एक नए व्यक्तित्व के श्रृंखला के साथ। धन्यवाद।